दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे अर्ली इफ़ेक्ट के बारे में। तो अर्ली इफ़ेक्ट का संबंध किस चीज़ से है? जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है, जो एनपीएन या पीएनपी, जिनके बारे में हम अगली क्लास में बता चुके हैं, इसकी जब बाइसिंग करते हैं तो इसकी बाइसिंग में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि जो इसके बीच में जब फॉरवर्ड बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग करते हैं तो इनके जंक्शंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके जंक्शन पर पड़ने वाले प्रभाव के ही आधार पर हम अर्ली मॉड्यूलेशन के बारे में बात करते हैं, यानी अर्ली इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो अर्ली इफ़ेक्ट को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि जब हम एन पी एन टाइप के ट्रांजिस्टर को बैक टू बैक शट करते हैं तो उसमें शुरुआती समय में जो एन पी है यानी इमिटर और बेस के बीच का जो डिप्लीशन लेयर है, जिसको जंक्शन J1 मैंने कहा है, और बेस और कलेक्टर के बीच में जो जंक्शन बन रहा है उसको जिसको हमने J2 कहा है, उसके बीच में फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस होने के कारण एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है। और ये डिप्लीशन लेयर इसमें इसके बेस को चेंज करने के आधार पर बदलती भी रहती है, जिसको हम इस तरह से समझने की कोशिश। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एमीटर, बेस और कलेक्टर है, अगर इसकी विड्थ के हिसाब से देखें तो जो कलेक्टर है उसकी विड्थ इमीटर के विड्थ से ज़्यादा चौड़ी होती है, और जो बेस होता है इसकी विड्थ सबसे कम होती है। अगर डोपिंग के हिसाब से देखें तो जो इमीटर होता है इसकी डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है इन द बिहाफ ऑफ कलेक्टर, और जो बेस होता है उसकी डोपिंग सबसे कम होती है। जब हम इस टाइप के सिस्टम को आपस में अरेंज्ड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनकी जो डिप्लीशन लेयर होती है उसमें चेंज आने लगता है, यानी इसमें दो डिप्लीशन लेयर बनती है, यानी एक डिप्लीशन लेयर J1 और दूसरी डिप्लीशन लेयर J2। जो J1 डिप्लीशन लेयर है वो इमिटर और बेस के आपस में फॉरवर्ड बायसिंग करने से बनी है, और वहीं पर जो J2 बे जो जंक्शन बना है वो बेस और कलेक्टर को आपस में रिवर्स बायसिंग करने से बना है। हम इस पूरे चित्र में एक खास इफेक्ट देखते हैं कि जब हम रिवर्स बायसिंग करते हैं तो होता क्या है कि जो बेस है, वो जो जंक्शन है यानी जो डिप्लीशन लेयर है वो बेस की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाती है, और इसके एक लिए पूरे सिस्टम में एक प्रभाव पड़ता है जो हम अर्ली इफेक्ट के नाम से जानते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन हम इस चित्र के आधार पर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम एन ट्रांजिस्टर को जब सेट करते हैं तो जो इमिटर होता है और बेस होता है और जो कलेक्टर होता है, जब ये नॉर्मल स्टेज में होता है तो इनके पास अपने कुछ इमूवेबल आयन होते हैं। जैसे कि अगर इमिटर को देखा जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, और जो बेस है उसमें होल्स का परसेंटेज होता है, और यानी होल्स उसमें मोस्टली चार्ज कैरियर होते हैं, और जो कलेक्टर होता है इसमें भी इलेक्ट्रॉन मूवेबल आयन होते हैं, यानी ये मेन कारण बनते हैं इलेक्ट्रॉन करंट के फ्लो का। लेकिन जब इनिशियली स्टेज में देखते हैं तो ये सारे चार्ज, जो डिप्लीशन लेयर बनना ये बताती है कि जो इमूवेबल आयन है वो इमूवेबल आयन का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि जब जंक्शन J2 बनता है, यानी जब सिस्टम बेस और कलेक्टर को हम रिवर्स बायस में करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जो डिप्लीशन लेयर है वो बेस की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इसका मतलब अगर मैं मानूं, अगर इस पूरे चित्र के आधार पर आप देखें तो जो बेस है अगर उसकी विड्थ को हम WB से लिखें और WB से लिखें, और जो इसमें W है वो डिप्लीशन लेयर की विड्थ हो, तो बचा हुआ जो हिस्सा होगा उसको हम W इफेक्टिव के नाम से कहें। तो इस तरह से हम एक इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। जो विड्थ इफेक्टिव होगा वो पूरी, यानी जो बेस की जो पूरी विड्थ है WB जिसको हम कह रहे थे, उसमें से हम डिप्लीशन लेयर को घटा देंगे तो हमें विड्थ इफेक्टिव मिल जाएगा। यानी कि जब हम रिवर्स बायस करते हैं, यानी अब हम अर्ली इफेक्ट को समझते हैं, तो इसमें हम ये पाते हैं, हम ये देखेंगे कि जो विड्थ इफेक्टिव होगा वो बेस की जो विड्थ होती है उसमें से डिप्लीशन लेयर को घटाने के बाद मिलता है। यानी कि अगर हम अब जब ये देखते हैं कि जब हम सिस्टम का जो बेस और कलेक्टर है उसको हम रिवर्स बायस में करके जब हम रिवर्स बायस को बढ़ाते हैं तो जो बेस
जो बेस के पास जो डिप्लीशन लेयर है उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, और जब उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है तो जो विड्थ इफेक्टिव है वो घटने लगता है, यानी कि जो रीजन है वो कम चौड़ा होने लगता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, एक बार हम पूरी इक्वेशन को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि जब हम रिवर्स बायस को कम या ज़्यादा करेंगे तो जो बेस की जो विड्थ है वो कम ज़्यादा होने लगती है, यानी इस पूरी घटना को हम बेस मॉड्यूलेशन कहते हैं। यानी बेस के कम ज़्यादा होने की जो प्रक्रिया है, और वो भी किस कारण, रिवर्स बायस करने। और किसको रिवर्स बायस कर रहे हैं हम, बेस और कलेक्टर को हम रिवर्स बायस में कर रहे हैं। उसका प्रभाव ये पड़ रहा है, उसके प्रभाव पड़ने के कारण हो क्या रहा है कि जो बेस है उसकी जो विड्थ है वो कम ज़्यादा होने लगती है। इसी को हम बेस मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा विषय बनता है कि आखिर जब जो बेस का जो विड्थ है अगर वो कम हो जाती है, यानी जो इफेक्टिव विड्थ है अगर वो कम हो जाती है, तो उसका फ़ायदा क्या होगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो इमिटर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो बेस के विड्थ के कम होने के कारण उसमें जो होल्स हैं उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन कम होगा, और जब रिकॉम्बिनेशन कम होगा तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन जो इमिटर से हाई इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लिए रहेंगे वो बेस को पार करते हुए कलेक्टर में पहुंच जाएंगे। और कलेक्टर में पहुंचने का फ़ायदा क्या होगा, जब कलेक्टर में पहुंच जाएंगे तो कलेक्टर में पहुंचने से ये होगा कि अल्फ़ा का मान बढ़ जाएगा। अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा जैसा कि हम जानते हैं कि एक इक्वेशन बन जाती है जिसको हम कहते हैं आई सी इज इक्वल टू अल्फ़ा आई प्लस आई सी ई ओ। हम ये आई सी ई ओ जो यानी कि जो एक रिवर्स सैचुरेटेड करंट बनेगी उसका एक्सप्लेनेशन हम अगली वीडियो में करेंगे। यानी कि हम ये देखेंगे कि अगर जो है विड्थ कम हो जाएगी तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, और जिसका फायदा ये होगा कि अल्फा का मान बढ़ जाएगा, यानी कि आईसी का मान बढ़ जाएगा। अगर जो विड्थ इफेक्टिव है अगर उसकी चौड़ाई कम हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उसका मान बढ़ जाता है, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मान बढ़ने से जो रिजल्ट जिसका अब अगला मान जो बढ़ता है वो आई ई का मान यानी इमीटर की करंट का जो मान होता है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हम पूरे लेक्चर को अगर समराइज करें तो अर्ली इफेक्ट का मान, ये अर्ली इफेक्ट का मतलब बस इतना ही होता है, जब हम सिस्टम को रिवर्स बायस करते हैं, खासकर जब हम बेस और कलेक्टर को रिवर्स बायस करते हैं, तो रिवर्स बायस करने के दौरान जो विड्थ होती है चौड़ी हो जाती है, और विड्थ चौड़ी होने का परिणाम ये होता है कि जो बेस होती है, जो पूरा बेस है उसकी जो बेस इफेक्टिव होता है उसका मान कम हो जाता है, और जिससे रिकॉम्बिनेशन कम होता है, और एमिटर के मोस्टली इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में पहुंच जाते हैं, और जो आईसी का मान होता है वो अल्फ़ा इंटू आई ई प्लस आई सी ई ओ जो होता है इसका मान बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट में यानी कि अर्ली इफेक्ट और बेस मॉड्यूलेशन का बस इतना ही मतलब है कि जब हम बेस और कलेक्टर को रिवर्स बायस में करते हैं तो रिवर्स बायस के मान को बढ़ाने या घटाने से जो बेस है उसकी विड्थ का कम ज़्यादा हो जाना बेस मॉड्यूलेशन कहलाता है, और उसको बेस मॉड्यूलेशन कहते हैं। और इस बेस मॉड्यूलेशन से ही जो इस प्रकार का जो चेंजमेंट आता है, यानी कि अगर जो विड्थ होता है यानी जो रिवर्स बायस करने के बाद अगर जो विड्थ होती है यानी डिप्लीशन लेयर होती है अगर ये चौड़ी ना होती, यानी जो डब्ल्यू है इसका मान अगर बड़ा ना होता, तो होता क्या कि जो इलेक्ट्रॉन इमिटर से निकलते वो बेस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बेस में रिकॉम्बिनेट हो जाते, और मोस्टली इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में ना पहुंच पाते, यानी जो हमें इफेक्ट दिखता वो काफ़ी समय बाद दिखता। लेकिन हुआ क्या, अगर इसका मैं एक सीधा सीधा अर्थ बताऊं तो जब रिवर्स बायस मैंने कर दिया तो जो विड्थ थी इसकी चौड़ाई कम हो गई, यानी जो विड्थ इफेक्टिव था उसका मान कम हो गया, और रिकॉम्बिनेशन की घटना कम होने लगी, और जो मोस्टली इलेक्ट्रॉन थे वो इमिटर से निकलते हुए बेस को पार करते हुए सीधा कलेक्टर पहुंच गए, यानी कि जो रिजल्ट हमें काफ़ी देर में दिखना था वो हमें जल्दी दिख गया। इस प्रकार के इफेक्ट को हम अर्ली इफेक्ट कहते हैं, यानी कि विड्थ इफेक्टिव का कम हो जाना और रिजल्ट का पहले आ जाना, यानी जो रिजल्टेंट है वो हमें जल्दी मिल जाना, ये इसको हम अर्ली इफेक्ट कहते हैं। तो इस तरह से हमने पूरी आपको बात बताई बेस मॉड्यूलेशन और अर्ली इफेक्ट के बारे में, और अगली वीडियो में हम इसके बारे में आगे बताएंगे।
थैंक यू।